जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सहज प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में यदि थोड़ा सा भी अवरुद्ध हो जाए तो ये जीवन को प्रभावित करता है। इसी के तहत कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में जहां हमारी कोशिश रहती है कि नई नई जानकारियों से आपको रूबरू कराया जाए जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो। इसी के तहत कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आज हम उपस्थित हुए हैं जहां आज का हमारा विषय है श्वसन तंत्र में एलर्जी और इस विषय से संबंधित जो जानकारी हमें मुहैया करवाएंगे हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद है। डॉक्टर नितिन सकलानी आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं। ये होम्योपैथी चिकित्सक हैं और अनुसंधान अधिकारी होम्योपैथिक वैज्ञानिक वन के तौर पर कार्यरत हैं। डॉक्टर नितिन सकलानी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं स्वस्थ जीवन कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण विषयों को हम लेकर आते हैं। श्वसन तंत्र में एलर्जी आज का हमारा विषय है और डॉक्टर साहब से आज हम कोशिश करेंगे कि इस विषय से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जा सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, श्वसन तंत्र में एलर्जी, इसके मायने क्या है? जैसा कि आप बोल ही रहे हैं, सबसे पहले हमें समझने के लिए एलर्जी को ही समझना पड़ेगा। जी। एलर्जी का बेसिक मतलब है लेमन लैंग्वेज के अंदर कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एग्जैजुरेटेड वे के अंदर रिएक्ट कर रहा है और जिन चीज़ों के लिए उसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए उन चीज़ों के लिए भी वो रिएक्ट कर रहा है। तो कभी कभी एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूएंट्स होते हैं जैसे पॉलन ग्रेन्स या फिर जो है डस्ट पार्टिकल या कोई किसी भी तरीके का एलर्जेंस, उनके खिलाफ बॉडी जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करती है जो उसे शो नहीं करना चाहिए। तो इसी को हम एलर्जी कहते हैं। जब कभी भी एलर्जी के कई प्रकार होते हैं और कई कई सिस्टम्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कभी कभार एलर्जी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को ही अफेक्ट करती है। श्वसन तंत्र में भी किस जगह पर यह अफेक्शन कर रही है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की एलर्जी के प्रकार होते हैं। जैसे कि कभी कभार ये एलर्जी जो है सिर्फ अपर पोर्शन को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर पोर्शन को ही अफेक्ट करती है। इसके अंदर एक कॉमन सी बीमारी जो आप भी फेस करते होंगे डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर, आपके घर वाले भी बोलते होंगे, सुबह उठने के साथ छींके होना, नाक से पानी चलना, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। उसी के साथ कभी कभार ये एलर्जी श्वसन तंत्र के जो है ऊपरले हिस्से, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, उसके अंदर भी अफेक्ट करती है। उस चीज को हम एलर्जिक फेरेंजाइटिस बोलते हैं। और कभी कभार ये एलर्जी जो है श्वसन तंत्र के निचले हिस्से को भी अफेक्ट करती है, जो हम ब्रोंकस और प्रिंसिपल ब्रोंकस जिसको बोलते हैं, उस केस के अंदर जो है इसे अस्थमा, जिसे आपने कॉमनली सुना होगा, अस्थमा बोला जाता है। अलग अलग प्रकार के डॉक्टर इसे अलग अलग तरीके का नाम भी देते हैं। कोई अस्थमा बोलता है, कोई एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलता है, कोई हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज बोलता है। तो ये एक ब्रॉड डिवीजन है आपके एलर्जी का कि ये एलर्जी है और श्वसन तंत्र के अंदर इतने प्रकार की जो है एलर्जीज देखी जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, जो हम समझ पा रहे हैं श्वसन तंत्र के किसी भी हिस्से को ये प्रभावित कर सकता है, जहां ऊपरी हिस्सा या फिर इसके साथ का लगता कोई भी हिस्सा श्वसन तंत्र के हिस्से में आए और ये एलर्जी के तौर पर रहेगा तो ये प्रभावित करेगा ही करेगा। आपसे जानना चाहेंगे इससे इंसान किस हद तक प्रभावित हो सकता है, किस तरीके से उसके सांस लेने में इसका प्रभाव पड़ सकता है और वो कितना इससे प्रभावित रहता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एलर्जी के श्वसन तंत्र के अंदर दो अलग अलग प्रकार हैं मेनली, एक एलर्जिक राइनाइटिस और दूसरा अस्थमा और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। दोनों के सिम्टम्स जो हैं अलग अलग होते हैं जो है, और दोनों ही अलग तरीके का क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपका नाक कॉन्टिन्यूसली उसमें से पानी चल रहा है, छींके हो रही है, तो कभी कभार जो है एयर पैसेजेस आपके स्कल के अंदर होते हैं जिनको हम साइनस बोलते हैं, उनकी ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसका प्रभाव ना ही जो है सिर्फ उस रोगी के रोग के ऊपर है, बट उसके कार्य के ऊपर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि माथा भारी रहना,
चिड़चिड़ापन, ये सारा का सारा जब कभी भी शरीर स्वस्थ नहीं होता तो उसके साथ ये चीजें चलती है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज तब आ जाती है जब ये श्वसन तंत्र के निचले हिस्से को जो है अफेक्ट करता है। अगर इसको टाइमली मैनेज ना किया जाए तो ये रोगी की जान भी ले सकता है, इतना जो है ये खतरनाक भी हो सकता है जो है। जी डॉक्टर साहब, यही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जो एलर्जी है, कुछ एलर्जी का जो जहाँ तक नॉर्मली समझी जाती है कि वो कुछ टाइम पे ठीक हो जाएगी और कुछ इस हद तक रहती है कि वो हम पे ज़्यादा प्रभाव डालती है और हम उससे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। जो हम आपसे समझ पा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यदि श्वसन तंत्र में एलर्जी का जो तरीका है वो ज़्यादा रह रहा है तो आपको इस समस्या से जल्दी निजात लेना होगा, अन्यथा ये इतनी गंभीर हो जाती है कि आपके जान तक को प्रभावित करेगी। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ और ये महत्वपूर्ण हो गया है कि हर आयु वर्ग को ही प्रभावित कर रहा है। श्वसन तंत्र में एलर्जी की जो चीज़ें हैं हर आयु वर्ग को प्रभावित कर रहा है, छोटे से छोटे आयु वर्ग भी इसमें आता है। आपसे जानना चाहेंगे, इतनी छोटी आयु का जो बच्चा होगा वो भी इससे क्यों प्रभावित हो रहा है? इसके मुख्य कॉजेज़ क्या हैं? इसके लक्षण पे ज़रूर आएंगे, पर इसके कारणों पे जानना चाहेंगे। जी, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए तो ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, जिसमें एक कोई सिंगल फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जी। जो सबसे पुरानी और सबसे अच्छी थ्योरी आज तक मेडिकल साइंस के अंदर चली है वो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की जो है जी। जिसके अनुसार 3 अलग अलग बिंदु होते हैं, एक एजेंट, एक होस्ट और एक एनवायरनमेंट। इन तीनों का जो है किसी भी रोग के अंदर काफी ज्यादा महत्व होता है। जी। अगर आप ये कहेंगे कि एलर्जीज के पीछे सिर्फ एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि आपने सुना होगा अपने माध्यम में, घर में या घर के आसपास किसी से कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, जी, तो वो एजेंट के अंदर आते हैं, कारक के अंदर आते हैं। लेकिन कारक वो इसके लिए ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उस डस्ट वाले घर में शायद आप भी रह रहे हो, जी, आपके और सहपाठी या आपके फैमिली मेंबर्स भी रह रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी एलर्जी के जो है सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन जो रोगी एलर्जिक होता है उसी के अंदर ये सिम्टम्स आते हैं। तो एजेंट एक फैक्टर जरूर रोल प्ले करता है। एजेंट्स के अंदर आपका धूल आ गया, किसी किसी को कुत्ते बिल्ली के बालों से भी जो है एलर्जी होती है। कभी कभार आपने देखा होगा अगस्त के महीने में जब पॉलेंस होता है तब जो है एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। दूसरा इसका जो कारक होता है वो होता है एनवायरनमेंट। जैसा कि आप शिमला में देखेंगे, शिमला में जो है एनवायरनमेंट का वेरिएशन काफी ज्यादा है, डे नाइट वेरिएशंस है, कभी धूप निकल रही है, कभी छांव हो रही है। ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रोग के डेवलपमेंट के अंदर, खासकर इस एलर्जी के अंदर जो है। तीसरा जो फैक्टर है वो है हमारा होस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो रोगी इससे रोग से ग्रसित हो रहा है वो कभी कभार फैमिलियल टेंडेंसीज लेके जो है आगे बढ़ता है, जो है उसकी जो है फैमिलीज के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ टेंडेंसीज होगी। कभी कभार उसकी इम्यूनिटी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करती, जो कि हम देखते हैं आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से। डाइट, क्योंकि जो है हमारे डाइट के अंदर जंक फूड इंक्लूड हो गया है, इस कारणवश भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है उतना जो है कारगर तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है एलर्जी होती है। तो इन टोटल जो है ये तीनों फैक्टर का जो मिश्रण है ये किसी भी रोग के जो है होने के लिए कारण बनता है जो है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो इसके लक्षण हैं, शुरुआती लक्षण जहाँ धीमे रह सकते हैं और इन लक्षणों की जो मात्रा है जो प्रभावित करती है, जो दिखने भी लगता है, हम मरीज को देख सकते हैं कि वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। शुरुआती लक्षण क्या रहेंगे? कैसे हम पहचान लेंगे कि हम इससे प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल माइन्यूट से जो शुरुआती लक्षण होंगे। देखिए, शुरुआती लक्षण अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में जानना है या अपर रेस्पिरेटरी जो एलर्जीज होती हैं, तो उसमें कुछ नहीं, आपको डेली मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद नाक से पानी चलना, छींके होना, खांसी होना, ये सारे के सारे शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर ये शुरुआती लक्षण आप में दिखते हैं तो आप किसी भी चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। जैसे ही हम जो है निचले श्वसन तंत्र की बात करते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं, जहां मेनली जो है अस्थमा की बात होती है, यहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप देखेंगे, जिस तरीके से आप पहले चल सकते थे उतना ही चलने पे आपकी सांस उखड़ रही है, आप ऊपर चढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है। ये सारे के सारे लक्षण आपको बताते हैं कि आपकी चेस्ट उतनी कंफर्टेबल नहीं है, उतनी ताकतवर पहले नहीं रही है। अगर ये सिम्टम्स आपको रहते हैं तो आप विशेषज्ञ से इवैल्यूएट कराइए, क्योंकि इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
अगर आपके विशेषज्ञ को लगेगा तो वो आपकी चेस्ट को ऑस्कल्टेट करके, चेस्ट के ऊपर जो है स्टेथोस्कोप से सुन करके वो इन रोगों को अर्ली स्टेज पे भी आइडेंटिफाई करके आपको जो है इसके निवारण की तरफ जो है ले जा सकता है। जी, डॉक्टर नितिन सिकलानी, जहां हम समझ पा रहे हैं कि ये हर आयु वर्ग को प्रभावित करती है, वंशानुगत भी ये रहती है, पर्यावरण के तौर पर भी अगर आप इससे प्रभावित हो रहे हैं तो ये इधर भी रहेगी। आपसे जानना चाहेंगे जहां पर तो हर आयु वर्ग जो है अपने स्तर पर किस तरीके से इसका उपचार कर सकता है? पहले तो वो माइन्यूट तरीके से, गंभीर है समस्या, डॉक्टर के पास जाएंगे, पर उपचार के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कौन कौन से ऐसे उपचार है जो स्वयं कर सकता है? और जैसा कि हमने बताया, इसमें होस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और क्योंकि मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ तो हमारा जो ट्रीटमेंट लाइन है वो एजेंट के ऊपर नहीं है, एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं है, हमारा ट्रीटमेंट होस्ट के ऊपर ही होता है। हम उसके जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको ही इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं अपनी दवाइयों से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जनरल मेजर्स के अंदर, वो होता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं इंक्रीज करी जाए जी, जिसमें आपका खान पान सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। आपको जंक फूड, पिज्जा, चीज, इन सारी चीजों से दूर रह के साग सब्जी और हरी सब्जियां, फल फ्रूट, इनकी तरफ जो है अपने आप को मूव करना पड़ेगा। आपको वेस्टर्न डाइट से मूव होके इंडियन डाइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आजकल देखा जाता है, आजकल इतना ज्यादा जो है व्यस्त है जीवन कि इंसान को 8 घंटे प्रॉपर स्लीप भी नहीं मिल पाती जो है। शाम शाम को पूरी रात रात भर जाग के कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी बॉडी की जो सिकार्डियन रिदम है, जो है जो नॉर्मल रिदम ऊपर वाले ने बनाई है, उसको आपको नॉर्मलाइज करना है। आपको एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप डेली लेनी है। तीसरी चीज जो है, एक आधे घंटे का डेली अगर आप व्यायाम कर लीजिए तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम चरम सीमा पे कार्य करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम चरम सीमा पे काम करेगा, ना ही एलर्जी, कई अनेकों प्रकार के जो है डिजीजेस, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो, चाहे वो कैंसर तक के डिजीजेस हो, एक स्वस्थ दिमाग के अंदर, स्वस्थ बॉडी के अंदर कोई रोग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर कर सकते हैं वो इम्यून बूस्टिंग कर सकते हैं। वो आप ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके जो है अपनी जीवन के अंदर जो है आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करके रख सकते हैं, ताकि आपको एलर्जीज क्या, कोई और तरीके की बीमारी भी आपके शरीर को छू ना सके। जी डॉक्टर साहब, व्यक्तिगत तौर पर आपने बहुत सारी संभावनाएं बताई कि इसमें ऐसी ऐसी संभावनाएं रह सकती है यदि आप उसे अपना रहे हैं। आपने जीवन शैली में बदलावों के तहत भी जिक्र किया, और हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर इस बात से ताल्लुक़ रखते होंगे कि जी हाँ, व्यक्तिगत जीवन में जीवन शैली ने प्रभावित किया ही है, जिससे संभव नहीं है कि स्वयं के तौर पर कुछ कठिन प्रयास किए जा सके। हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी उपचार पद्धति है वो किस तरीके से इस पर कार्य करती है और हम इस पे स्वस्थ रह सकते हैं। जी, जैसा अभी हमने इसके कॉजेज और कारणों के बारे में बात किया, हमने एजेंट के बारे में बात किया, हमने एनवायरनमेंट के बारे में बात किया, और तीसरा हमने होस्ट जो है। होस्ट वो पर्सन है जो अफेक्ट हो रहा है किसी भी बीमारी से जो है। तो हमारी जो पद्धति है वो होस्ट के ऊपर ही काम करती है जी। वो होस्ट के जो है इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस लेवल तक ले जाती है कि उसको वो बीमारी जो है अफेक्ट ना कर सके। दिस इज द मोस्ट नेचुरल एंड प्योरेस्ट सिस्टम जो है जो इस तरीके से एक्ट करता है। तो इसमें हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि हम अपनी दवाएं देकर उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग कर दें कि उसका इम्यून सिस्टम खुद ही उस रोग के साथ लड़ाई करके उसको खत्म कर दे जो है। होम्योपैथी दवाइयों के बारे में एक मिथ ये भी है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस लेता है, आपको इसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा और सालों साल। क्या ये मिथ है या सच्चाई है, और किस तरीके से ये काम करता है? ये कंप्लीटली मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी बड़ा लंबा समय लेता है। ये बीमारी है जो लंबा समय लेती है। अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस की तरफ जाएंगे, नाक से पानी चलने की बीमारी या एस्थमा, तो एस्थमा का मॉडर्न सिस्टम में भी यही ट्रीटमेंट है कि आपको अगर बचपन में पंप लग गया है तो थ्रू आउट द लाइफ जो है आपको पंप लेना पड़ेगा। लेकिन होम्योपैथी की दवाइयां लेने के बाद आपसे वो पंप भी छुड़वाया जा सकता है। तो इस तरीके की कारगरता होम्योपैथी की दवाओं में है।
वो आपको एक्यूट अफेक्शंस, जब आपके रोग चरम सीमा पे, सिम्टम्स जो है चरम सीमा पे हैं, तब भी वो कारगर हैं। और जो दूसरा जो इसका होम्योपैथी का सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है, वो है इसकी रिकरेंट टेंडेंसी के ऊपर काम करना, जो और कोई सिस्टम काम नहीं करता। जी। अगर आपको बार बार टेंडेंसी है कि आपको बार बार एस्थमा होगा और बार बार आप जो है किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आने के बाद जो आपको एलर्जिक सिम्टम्स आएंगे श्वसन तंत्र के, इसमें होम्योपैथी से ऊपर उपचार कोई नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं किसी जो है चिकित्सक के परामर्श के तौर पर, तो आपकी ये टेंडेंसीज भी बॉडी में से चली जाती हैं और आप विदाउट जो है किसी पंप के, विदाउट एनी मेडिसिन जो है आप एक स्वस्थ जीवन जो है स्वस्थ इंसान की तरह बिता सकते हैं। जो जी डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने ये भी कहा कि हमारा जो खान पान है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे कि हमारे खान पान में जो बदलाव है, जहाँ पे हमारे जंक फूड है वो बच्चों को भी प्रभावित कर रहे हैं। शायद यही एक मूल कारण है कि छोटी आयु वर्ग में भी बच्चे श्वसन तंत्र में एलर्जी से प्रभावित हो रहे हैं। खान पान किस तरीके से प्रभावित करता है और एलर्जी को ये बढ़ावा दे रहा है? जी, खान पान का इम्पैक्ट आपके पूरी बॉडी के ऊपर आता है। अगर आप जंक फूड कंज्यूम करेंगे, अगर आप हाई फैट जो है कंज्यूम करेंगे, अगर आप हाई कैलोरी डाइट इंटेक करेंगे, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम जो है कमजोर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर के रोगी को बैक्टीरियल और वायरल अफेक्शन बहुत कॉमन होता है। जी। तो इसी प्रकार से आप अगर देखेंगे, अगर आपकी डाइट में शुगर ज़्यादा है और आपको अगर अर्ली एज के अंदर जो है शुगर की बीमारी लग जाती है, तो आपको वैसे भी जो है किसी भी टाइप के इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। बट एक अच्छा खान पान आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। तो अगर आपके खान पान के अंदर एक कंबाइंड डाइट होगी, जो हम पहले भी सुनते थे कि जो है हमारी थाली हरी भरी होनी चाहिए और कलरफुल होनी चाहिए, अगर वो हमारी थाली जो है सिर्फ सफ़ेद और चीज़ के कलर से हटके जो हमारी नेचुरल इंडिया के अंदर वेजिटेबल्स जो ग्रो होती हैं वो वेजिटेबल से भरी रहेगी, तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है एक कारगर स्तर पे जो है और एक ताकतवर तरीके से जो है किसी भी रोग से लड़ाई करने के लिए कारगर रहेगा। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उपचारों की बात कर रहे हैं, श्वसन तंत्र में जो एलर्जीज़ हैं, एलर्जीज़ के जो टाइप होंगे वो कितने तरह के इसके प्रकार है, किस तरीके से हम इसे आंक सकते हैं कि इसकी भिन्नता है? हम इसके टाइप्स को जानना चाहेंगे कि एलर्जी कितने प्रकार की रहेगी। बेसिकली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी जो है एलर्जीज के अंदर आता है। अपर एलर्जीज के अंदर आपका एलर्जिक राइनाइटिस जो सबसे कॉमनेस्ट है जी। सबसे कॉमन तौर पे जो है यही एलर्जिक राइनाइटिस, और ये कभी कभार जो है इसके जो सिम्टम्स हैं, जो आपके जो सिम्टम्स रहते हैं वो रहता है कि जो है नाक से पानी चलना, छींके होना, इसके साथ कभी कभार क्या होता है कि नाक के जो मांस है वो भी बढ़ जाता है। तो कभी कभार रोगी जो है काफी परेशान रहता है कि डॉक्टर साहब हमारा जो है नाक का मांस जो है बढ़ गया है। उस नाक के मांस बढ़ने की वजह से जो है ये एयर पैसेजेस आपके स्कल के अंदर होते हैं कुछ जो है, इनका जो है क्लियरिंग प्रोसेस जो है रुक जाता है, तो इनके अंदर भी बलगम जम जाता है जिसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। तो ये एक प्रकार हुआ रेस्पिरेटरी एलर्जीज का, खासकर अपर रेस्पिरेटरी एलर्जीज का। दूसरा जो प्रकार है वो है गले के अंदर जो है, कभी कभार आपने देखा होगा कोई पर्सन जो है खंगारता रहता है जी, लोकल लैंग्वेज में बोले तो खंगारता रहता है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसके गले में जो है कोई जो है गांठ बनी पड़ी है, सेंसेशन ऑफ लंप गले के अंदर लगता है, खांसी करता रहता है, तो वो जो है गले के अंदर एलर्जी है, जो है वो फेरिंग्स के अंदर एलर्जी बैठ जाती है। और कभी कभार ये एलर्जी जो है आपके ब्रोंकस के अंदर जाती है। ब्रोंकस के अंदर जाने के बाद वो जो ब्रोंकस है वो एक पाइप की तरह है, एक नलची की तरह है, उसमें वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने की वजह से जो है सांस का जो है जो एयर है वो प्रॉपरली अंदर बाहर नहीं जा पाती। रोगी को जो है छाती में जो है टाइटनेस की फीलिंग आती है काफ़ी, जो है उसको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। वो डे टू डे रूटीन के अंदर जो एक्टिविटी कर सकेगा चलने फिरने की, इवन प्लेन वॉक के अंदर भी, वो भी उससे नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो ये बेसिकली ये 2-3 अलग अलग प्रकार हैं, वो भी लोकेशन के हिसाब से हैं। और प्रकार भी होते हैं, जैसे कि हम 2 तरीके से और क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सीजनल एलर्जी, एक होता है पेरिनियल एलर्जीज। जो है पेरिनियल एलर्जीज आपने देखे होंगे, कई रोगी इस प्रकार के होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर उनको नाक से पानी चलता है, थ्रू आउट द ईयर उनको जो है नाक से छींकें आती हैं और या फिर सांस की दिक्कत जो है बनी रहती है जो है। लेकिन कुछ ही रोगी आपने ऐसे देखे होंगे जो है अगस्त में या मई में
या फिर जब बरसात का मौसम आने लगता है, जब चेंज ऑफ वेदर होता है, तब उनको ये प्रॉब्लम होती है। बाकी वो थ्रू आउट द ईयर नॉर्मल रहते हैं। तो ऐसे रोगी जो थ्रू आउट द ईयर नॉर्मल रहेंगे और सिर्फ चेंज ऑफ वेदर के अंदर उनको प्रॉब्लम होगी, ऐसे रोगियों को हम सीजनल एलर्जी के केसेस बोलते हैं। और दूसरी तरफ हम पेरिनियल एलर्जी बोलते हैं, जिनको थ्रू आउट द ईयर जो है एलर्जीज के सिम्टम्स रहते हैं। जो जी, डॉक्टर नितिन सकलानी, मौसम के प्रभाव के अंतर्गत हमने जाना कि सीजनल एलर्जी भी रहती है, जहाँ पे बरसात में भी इसका प्रभाव रहेगा, सर्दियों में भी इसका प्रभाव रहेगा, पर सीजनल एलर्जी के तौर पर ये रहेगी। वहीं वार्षिक तौर पर जहाँ पे सालाना मतलब हर रोज़ हम देख रहे हैं, जहाँ पे रोगी का खंघारना और ये सारी चीज़ें जिसे उसने मान लिया है कि उसके जीवन के साथ ही चल रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, यदि इस ओर ध्यान ना दिया गया तो कितनी गंभीर ये रूप ले लेता है, और जहाँ जीवन आयु हमारा 60 से 70 हम बहुत आराम से जी सकते हैं, अगर हमें ये हो गया है और हर रोज़ हम इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ये किस हद तक हमें प्रभावित कर सकता है? जी, जैसा कि हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी, तो मैं दोनों के संदर्भ में अलग अलग बातें बताऊंगा। अपर रेस्पिरेटरी एलर्जी का जो बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस जिसे हम कहते हैं, या एलर्जिक फेरेंजाइटिस, वो इस तरीके के कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करता जिसमें आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कोई कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन ये ज्यादातर इम्पैक्ट डालता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। रोगी का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है। जिस ऑप्टिमम लेवल पे उसकी बॉडी को फंक्शन करना चाहिए, जिस लेवल पे उसे काम करना चाहिए, इस बीमारी की वजह से वो उस गुणवत्ता के साथ जो है कार्य नहीं कर पाता जो है वहां जहां। और उसके अलावा जो दूसरी बीमारी है, जब श्वसन तंत्र के निचले हिस्से को जो है एलर्जी प्रभावित करती है, ये एक गंभीर है। अगर इसको समय से जो है नहीं देखा जाए तो धीरे धीरे करके वो अंदर की जो पाइप्स हैं वो पूरी सिकुड़ जाती हैं, और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे करके आपके ब्लड की ऑक्सीजन की मात्रा पे भी दिखने लगता है। इसीलिए जो भी क्रॉनिक जो पेशेंट्स होते हैं, जो लंबे समय से एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे करके एक गंभीर बीमारी की तरफ मूव करने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीओपीडी, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। धीरे धीरे करके वो जो है उसका श्वसन तंत्र जो है उसके ब्लड सर्कुलेशन के ऑक्सीजन लेवल के ऊपर भी इम्पैक्ट लाने लगेगा। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे कोविड समय में आपने सुना होगा कि SpO2 90 से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे बीमार लोग जिनके अंदर लंबे समय से अस्थमा हो, अगर उनका उपचार समय से नहीं किया जाए तो वो धीरे धीरे करके जो है सीओपीडी की स्टेज पे जाते हैं, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। और रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से आपको कई प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, जैसा कि आप नॉर्मल रूटीन के अंदर जैसे आप वॉक करोगे तो उतनी वॉक आप एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे, आपको बैठना पड़ेगा, आपको थकावट महसूस होगी, आपको छाती के अंदर बहुत ही जो है हल्कापन महसूस होगा, उतना ताकत महसूस नहीं होगी। उसके साथ साथ ही धीरे धीरे करके, क्योंकि ऑक्सीजन मात्रा कम है, तो शरीर के अंदर जो है और प्रकार के जो है इम्पैक्ट्स आने लगते हैं, जैसे कि जो है किडनी के ऊपर जो है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से किडनी को स्टिमुलेशन मिलता है, वो और लेवल पे जो है आपकी शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने लगता है। उसे लगता है कि शरीर के अंदर शायद हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है और खून गाढ़ा भी हो सकता है। तो कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इवन वो श्वसन तंत्र जो है जब सुखड़ा होता है तो उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन ना जाने की वजह से कभी कभार जो है रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, अगर उसके ऊपर कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि सीजनल फ्लू हम देखते हैं, इन्फ्लुएंजा अगर किसी को हो जाए, या छाती के अंदर निमोनिया बैठ जाए, या जो है कोई बाहर का जो बैक्टीरिया है वो अगर इन्फेक्ट कर दे ट्यूब्स को, तो उसके दौरान उसके अंदर मवाद भी आ जाता है, म्यूकस भी आ जाता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन का आदान प्रदान प्रॉपर ढंग से ना होने की वजह से रोगी बहुत बुरी तरीके से भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। जी, इतनी गंभीर रूप एलर्जी ले सकती है श्वसन तंत्र में। आपसे जानना चाहेंगे, होम्योपैथी में जो दवाइयों का जो तरीका है वो किस तरीके से रहता है? क्या इसमें भारी दवाइयाँ दी जाती है रोगी के लिए, जिससे वो ऐसा कौन सा तरीका है कि दवाइयों की जो मात्रा है, जो टेंडेंसी है, कब तक वो 2 से 3 महीने के अंतर्गत इसको लेगा, या फिर ये बीमारी पर निर्भर करेगा? ज़रा इस और भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपके थ्रू जो है पूरी ऑडियंस को ये जो है अवगत कराना चाहता हूँ कि बीमारी को 2 तरीके से डील किया जाता है, बीमारी को 2 तरीके से मैनेज किया जाता है।
एक होता है जब रोगी आपके पास एक्यूट अफेक्शन के अंदर आया। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का एक पेशेंट या एस्थमा का एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसकी छाती को ऑस्कल्टेट किया, आपने सुना कि काफ़ी जो है साई साई की आवाज़ हो रही है, जिसको हम विजिंग बोलते हैं, हमें क्रैपिटस सुनने को मिल रहे हैं और उसको सांस की काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इस वक्त हम चाहे किसी भी पद्धति के हों, हमारा जो सर्वप्रथम होता है कि जो रोगी तकलीफ से जो है उस तकलीफ का जल्द से जल्द निवारण किया जाए जी। तो इस तरीके के ये है फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें हम कभी कभार मेडिसिन को जो है फ्रीक्वेंटली भी रिपीट करते हैं जी। बार बार दवाओं का सेवन कराते हैं, दिन में 3 बार 4 बार, ताकि वो रोगी 2-3 दिन में जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम सबसाइड कर जाए। दूसरा चरण जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर आता है वो चरण आता है जो है आपका, जहां हम टेंडेंसीज के ऊपर काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यही रोगी एक हेल्दी पर्सन की तरह एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में जाए, जहां पॉलेंस भी है, जहां डस्ट भी है, और इसको कोई समस्या ना हो उन पॉलेंस और डस्ट से जो है। तो दूसरा ट्रीटमेंट हमारा इस चरण के अंदर चलता है। दूसरा ट्रीटमेंट जो है हम इंडिविजुअलाइज होम्योपैथी के रूप में देते हैं। जैसे कि मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि होम्योपैथी 10 अस्थमा के अलग अलग पेशेंट्स के लिए 10 अलग अलग दवाएं निकालेगा जी। ये पूरा का पूरा रोगी के सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड है। इसमें काफी हद तक हम इस चीज को भी इंक्वायर करते हैं कि रोगी को क्या खाने में पसंद है, क्या नहीं, खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, गर्मी ज्यादा लगती है, पसीना ज्यादा आता है, कोई भूख ठीक है, प्यास ठीक है कि नहीं। ये सारे फैक्टर्स मिला के हमें उस एस्थमेटिक पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन चूज करने के लिए हेल्प करता है। तो ये 2 प्रकार के जो है मेन ट्रीटमेंट मोड है, जहां एक्यूट अफेक्शंस को मैनेज किया जाता है और दूसरे तौर पे हम उसके रिलैप्सिंग नेचर और टेंडेंसीज को जो है मैनेज करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नितिन जी, कार्यक्रम में आप शरीक हुए और हमारी कोशिश रही कि श्वसन तंत्र से जुड़ी हर जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। आपसे कार्यक्रम में विस्तृत जानकारी हमने साझा की, आप कार्यक्रम में शरीक हुए, आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उम्मीद है आज के कार्यक्रम से आप ज़रूर प्रभावित हुए होंगे, आपको जानकारी मुहैया होगी। कार्यक्रम में आप शरीक हुए, आपका बहुत बहुत आभार।